व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में हम सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हैं, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर से लिया है, जो 25 नवंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है क्लियरिंग द एयर विद प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 2, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और उसमें भी मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल ग्रुपिंग वाले सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। साथ ही साथ हम अपने एडिटोरियल को जीएस पेपर 3 से भी जोड़ करके देख सकते हैं, जिसमें आप सेक्शंस जैसे कि एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी इत्यादि पढ़ते हैं। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन के शासन के एजेंडे में जलवायु परिवर्तन एक प्रमुख विषय है, जिसके साथ स्वच्छ ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जलवायु प्रत्यास्थान जैसे नवीन क्षेत्रों तक इसे विस्तारित करने के विषय स्पष्ट रूप से संलग्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति निर्वाचित जो बाइडेन के बीच पहली फोन वार्ता से इसकी पुष्टि हो चुकी है। देखिए, जो राष्ट्रपति निर्वाचित हैं अमेरिका के जो बाइडेन, उन्होंने अपने एजेंडे में बहुत साफ तौर पर यह कहा था कि उनका एक बहुत बड़ा फोकस जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर जरूर होगा। उन्होंने कई बार कई प्लेटफॉर्म से इस बात को कहा है कि यदि वह अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो $2 ट्रिलियन का एक क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने एक गोल सेट किया है क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का, जिसको 2050 तक अचीव करने की बात कही गई है। साथ ही साथ उन्होंने हर मंच पर यह बात रखी है लोगों के सामने कि जिस दिन वह अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, अमेरिका पेरिस समझौते में दोबारा से अपने आप को शामिल कर लेगा। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में जो पहली टेलीफोनिक वार्ता हुई थी, उसमें भी 3 प्रमुख मुद्दों पर बात की गई थी, जिसमें क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर दोनों नेताओं ने बात की है। अब यदि हम लोग यहां पे थोड़ी बात करें कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हैं, और साथ ही साथ यदि हम लोग इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो थोड़ा उन्हें भी देखेंगे। यदि हम लोग वर्तमान परिदृश्य की बात करते हैं तो पिछले 4 वर्षों में जलवायु कार्रवाई के प्रति भारत की प्रतिबद्धता गहरी हुई है। वर्ष 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी की महत्वाकांक्षी लक्ष्य और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की गतिशीलता इसका एक पुख्ता प्रमाण देती है। देखिए, यदि हम लोग बात करें तो सरकारों, जो भारत में सरकारें रही हैं, कई सरकारों ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है क्लाइमेट चेंज के इस मुद्दे पर। पिछले 4 वर्षों में हम कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर के कई सारे सीरियस डिसीजंस लिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया, पहली सरकारों ने भी बहुत कार्य किए। तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स जो भारत में लिए गए हैं जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए, जरा उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भाई ये जो क्लाइमेट चेंज के जो मुद्दे हैं वो है क्या, कारण क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट। अब यदि हम लोग बात करें तो कारण दोनों हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं और नेचुरल भी हो सकते हैं। यदि मैन मेड कारणों की बात करूं तो जैसे बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होना, डिफॉरेस्टेशन की समस्या, जो वाहनों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज जो पोल्यूशन फैला रही है, ये कुछ मैन मेड कारण हो सकते हैं। यदि नेचुरल कारण की बात करें तो सनस्पॉट, सोलर साइकिल वो एक कारण हो सकता है तापमान बढ़ने के लिए, ओशन करेंट्स, फॉरेस्ट फायर,
वॉल्केनिक इरप्शंस जो होते हैं, ओके, मीटियोराइट्स, साथ ही साथ जो मीथेन जो एमिशन होता है जानवरों से, वो भी एक कारण इसमें हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई जो सरकारें रही हैं भारत में, उन्होंने क्या तरीका जो है सोचा है, किस तरीके से कार्य किया गया है। अब यदि हम लोग भारतीय सरकारों के इनिशिएटिव्स की बात करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकारों का जो रवैया रहा है इस मुद्दे से लड़ने के लिए, उसको दो तरीकों से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, रोकथाम, मिटिगेशन। यदि हम लोग बात करते हैं रोकथाम की, बात करते हैं मिटिगेशन की, तो यहां पर जो फोकस रहा है सरकारों का वो ये रहा है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो बढ़ता हुआ उत्सर्जन है उसे रोका जाए, क्योंकि ये जो बढ़ता हुआ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये एमिशन की वजह से टेम्परेचर में हम लोग देख सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है। तो मिटिगेशन पॉलिसीज के तहत यह कहा गया है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो उत्सर्जन है उसमें कमी लाई जाए। दूसरा जो तरीका रहा है वो रहा है अडैप्टेशन का। अब यदि अडैप्टेशन की हम लोग बात करें तो अडैप्टेशन में यह कहा गया कि भाई लोगों को, जो कम्युनिटी है, समाज जो है, उसमें लोगों को फाइनेंशियल मदद दी जाए, टेक्निकल मदद दी जाए, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल हम लोग मदद दें, जिससे कि हम लोग मिल करके ये जो बढ़ती हुई जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इस पे हम लोग रोक लगा सकें, या हर वो कारण जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, उन सभी कारणों को हम लोग साथ में मिल करके रोक सकें। अब कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स, कुछ ऐसी प्लान्स और पॉलिसीज जो भारत में सरकारों ने लिया है, थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो पहला है आपके सामने जो आएगा, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2008। इसी के तहत बहुत सारे इनिशिएटिव्स, जैसे कि राष्ट्रीय सोलार मिशन। अब सोलार मिशन की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यह कहा जा रहा है कि भाई इसके पीछे जो कारण था वो ये, गोल जो है वो ये है कि भाई हम लोग सोलार टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस टेक्नोलॉजी में जितना ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है उतना ज्यादा डेवलपमेंट करें। फिर हम लोग बात कर सकते हैं नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। इसमें जो इनिशिएटिव है वो ये लेकर के कहा गया है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें जो एनर्जी कंजम्पशन है उन्हें कम किया जाए। फिर हम लोग बात कर सकते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। यहां पे ये कहा गया है कि भाई जो वेस्ट जो आता है कई सारी इंडस्ट्रीज से, कैसे उस वेस्ट को सही तरीके से मैनेज किया जाए, एक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो और उससे भी बिजली जो है वो बनाई जा सके। एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में हम लोग बात कर सकें। ऐसा ही एक और मिशन है राष्ट्रीय जल मिशन, नेशनल वाटर मिशन। फिर आपके पास नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, इत्यादि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं। एक और इनिशिएटिव जिसकी हम लोग बात कर सकते हैं वो है EIA, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। देखिए ये एक ऐसा टूल है जहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं उनका जो इंपैक्ट है एनवायरमेंट के ऊपर उसको रेगुलेट किया जा रहा है, और यहां पर इस चीज पर बल दिया जा रहा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका जो है ऑप्टिमम इस्तेमाल हो, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही इस्तेमाल हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए। अब ये जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट है ये सभी मेजर प्रोजेक्ट्स, जैसे चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से डील करती हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो, चाहे वो बाकी इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो माइनिंग के संदर्भ में हो, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का आपको कैटेगराइजेशन लेना पड़ेगा। अब यदि इस EIA की हम लोग बात करते हैं तो यहां पे हमने इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया है 4 श्रेणियों में, रेड, ऑरेंज, ग्रीन और व्हाइट। ये जो कैरेक्टराइजेशन है ये उनका इंपैक्ट किस तरीके का है, मतलब लाल अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्वाधिक इंपैक्ट है, और अगर सफेद की हम लोग बात करते हैं तो व्हाइट इंडस्ट्रीज को किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग बात करते हैं बायोडायवर्सिटी के संदर्भ में, तो इको सेंसिटिव जोन
हम लोगों ने देखे कि सरकार इस पे फोकस कर रही है। अब यहां पे ये होता है कि भाई ये जो इको सेंसिटिव जोन्स है प्रोटेक्टेड एरियाज जैसे कि नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज के संदर्भ में है। मुख्य कारण जिसकी वजह से इको सेंसिटिव जोन्स बनाए गए, एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर्स की तरह इनको क्रिएट किया गया है प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए। और यहां पर भी जो एक्टिविटीज हैं उनको रेगुलेट और मैनेज किया जाता है, हर उस एक्टिविटी को जो कि एक खतरा हो सकता है किसी भी फॉरेस्ट एरिया के लिए। कई सारे इन्वायरमेंट रिलेटेड लॉज हम लोगों ने देखे, जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट सन 1986, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट सन 1980, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट सन 1972, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। साथ ही साथ कई सारी योजनाएं, यदि हम लोग क्लीन एनर्जी के संदर्भ में बात करें या एमिशंस को घटाने के संदर्भ में बात करें तो हम लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जहां पर फ्री एलपीजी सिलेंडर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फिर हम लोग एक कोड की बात कर सकते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ईसीबीसी। इसका मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2017। इसको जो हमारे यहां का विद्युत मंत्रालय है उसने शुरू किया है और टारगेट इसमें यह है कि भाई कार्बन जो एमिशन है उसको घटाया जाए। कैसे? रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं एनर्जी के उनका इस्तेमाल किया जाए बिल्डिंग्स में। किसी भी बिल्डिंग के लिए यदि उसको ईसीबीसी चाहिए, कंप्लायंट यदि उसको बनना है, तो उसको यह दिखाना पड़ेगा कि उसने अपने सालाना जो बिजली का जो कंजम्पशन है उसमें 25% की गिरावट दर्ज करी है। मतलब जो पहले नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से बिजली बन रही थी, अब हम लोग देख रहे हैं कि भाई रिन्यूएबल सोर्स का इस्तेमाल करने के बाद 25% की गिरावट आई है। साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि यदि ईसीबीसी का पूरे तरीके से पालन किया जाए देश भर में, तो सन 2030 तक भारत जो है वो कम से कम 50% बिजली बचा सकता है। फिर आपके पास कई और सारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, यानी कि गृह, उजाला योजना है आपके पास। तो यदि भारत के संदर्भ में बात करें तो ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो भारत सरकार ने लिए हैं। अब भारत के विकास घाटे को देखते हुए अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत को अमेरिका जैसे भागीदारों के साथ अधिकाधिक सहयोग की आवश्यकता होगी। जहां भारत की महत्वाकांक्षी स्वच्छ ऊर्जा योजनाओं और $2 ट्रिलियन के स्वच्छ ऊर्जा निवेश जिसका वादा राष्ट्रपति निर्वाचित बाइडेन ने चुनाव के दौरान किया था, लाभ उठाना होगा। इस भागीदारी को गहरा किया जाना और 2016 में बनी विकास और अनुसंधान भागीदारी को और मजबूत किया जाना चाहिए। देखिए, भारत को यदि अपने सारे टारगेट्स अचीव करने हैं तो जरूरी है कि भारत के पास अमेरिका जैसा एक पार्टनर हो जो भारत को टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों तरीके से हेल्प प्रोवाइड करवा सके। अब यहां पे बात हो रही है जो बाइडेन की उस स्टेटमेंट की जो उन्होंने दी है, थोड़ा सा उसके संदर्भ में भी बात कर लेते हैं। देखिए, जो बाइडेन ने लगातार कई सारी रैलीज में इस बात को कहा है कि यदि वह अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो वो $2 ट्रिलियन का क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट होगा। अब इसमें होगा क्या? ये जो $2 ट्रिलियन है ये इन्वेस्टमेंट का बढ़ावा देंगे किस फील्ड में? क्लीन एनर्जी के लिए। साथ ही साथ उन सभी यूएस पावर प्लांट्स को बंद किया जाएगा जो क्लाइमेट को डैमेज कर रहे हैं अपने एमिशन से 2035 तक। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका जो है अपने यहां इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और एनर्जी एफिशिएंट हाउसिंग, मतलब ऐसे घर जहां पे ज्यादा इस्तेमाल रिन्यूएबल एनर्जी का हो, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से बनाई हुई एनर्जी का ना हो। साथ ही साथ एक और टारगेट जो बाइडेन ने कहा है वो ये कहा है कि क्लाइमेट न्यूट्रलिटी 2050 तक अचीव करेंगे। मतलब कि यहां पे ये बोला जा रहा है कि जो एमिशन है कंप्लीटली उसको फिनिश करने की बात हो रही है। यदि हम लोग बात करते हैं यूएस की, अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहां पे समझना है हमको कि अगर प्रेजेंटली हम लोग बात करें चाइना ने यह कमिट किया है कि चाइना के यहां से कार्बन उत्सर्जन पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा सन 2060 तक।
यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि वह कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे 2050 तक। अमेरिका का भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट है कि सन 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी वो लोग अचीव कर लेंगे। कई सारे डेवलप्ड और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं वो ये देखना चाहते हैं कि भाई अमेरिका करेगा क्या, किस तरीके से अमेरिका का इसमें हिस्सा होता है। साथ ही साथ जो बाइडेन कई मंचों पर यह कह चुके हैं कि जिस दिन वे अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे वह पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता जो था, दोबारा से अमेरिका को उसका मेंबर बना देंगे। भारत की वृहत महत्वाकांक्षा को देखते हुए इस भागीदारी को नवीन और उभरती हुई प्रौद्योगिकी पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण है। दोनों देश आपस में मिलकर के टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं। और भारत जो है वो एक बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए भी एक भागीदार, मतलब जो भी टेक्नोलॉजी बनाई गई उसका डेमोन्स्ट्रेशन भारत में किया जा सकता है। स्वच्छ और नवीनकरणीय ऊर्जा को ऊर्जा साझेदारी का मूल आधार बनाया जाना चाहिए। भारत की ऊर्जा प्रोफाइल की वास्तविकताएं, जहां कोयला ही प्रमुख और निकट भविष्य का ऊर्जा स्रोत बना हुआ है और जहां बाइडेन 2050 तक जलवायु तटस्थता पालन लेने का लक्ष्य रखते हैं, कार्बन कैप्चर, उपयोगिता एवं भंडारण, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियां और जैव ऊर्जा इस साझेदारी के अति महत्वपूर्ण घटक होंगे। देखिए, भारत इस समय अगर आज भी एनर्जी की बात करें तो कोयले से सबसे ज्यादा थर्मल एनर्जी सबसे ज्यादा जनरेट हो रही है। जो बाइडेन ने भी अपने लक्ष्य जो है वो लोगों के सामने साझा किए हैं। इनके अलावा कई और ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर दोनों देशों को मिलकर के काम करना है, चाहे वो कार्बन भंडारण की बात हो, चाहे वो क्लीन कोल टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो जैव ऊर्जा की बात हो। इन सभी फील्ड्स में दोनों देशों को एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है। आगे का भविष्य, भारत और अमेरिका दोनों ही विश्व के साथ एक प्रतिस्पर्धी होड़ में हैं, जो जलवायु कार्रवाई के विषय में उन्हें नैसर्गिक साझेदार बनाता है। भारत की मंशा अपनी अर्थव्यवस्था के विकास के साथ स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में एक अग्रणी शक्ति बनने की है, तो अमेरिका विश्व जलवायु नेतृत्व को संभालने की इच्छा रखता है। देखिए, दोनों देशों के अपने अपने एजेंडे हैं। भारत यह चाहता है कि क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत एक अग्रणी शक्ति के तौर पे उभरे और साथ ही साथ अपने यहां पे जो अर्थव्यवस्था है उसको भी उठाए। अमेरिका दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ ये जो जंग चल रही है उसमें एक लीडर की तरह इमर्ज करना चाहता है। दोनों देशों के हित तभी पूरे हो सकते हैं जो दोनों देश एक दूसरे के साथ एक पार्टनर की तरह काम करें। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वो कुछ इस प्रकार है। यद्यपि वैश्विक जलवायु परिवर्तन में भारत का समग्र योगदान नगण्य है, फिर भी यह जलवायु परिवर्तन से प्रभावित प्रमुख देशों में से एक है। इस पृष्ठभूमि में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे प्रमुख प्रयासों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस पसंद आया हो। धन्यवाद।